शांभवी की शादी पराग से हुई थी। पराग बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही हैंडसम सा लड़का था और साथ ही साथ बहुत अच्छी जॉब भी करता था। हर लड़की ऐसा जीवन साथी चाहती है, लेकिन शांभवी को पराग की कोई खास कद्र नहीं थी। शायद इसलिए कि बचपन से उसने जो चाहा था, जैसा चाहा था, सब उसे मिला था। क्योंकि शांभवी भी एक बहुत ही खूबसूरत मल्टी टैलेंटेड लड़की थी। वह भी जॉब करती थी, लेकिन मन मर्जी की जॉब। जब मन किया तो जॉब ज्वाइन कर लिया, जब मन किया तो जॉब छोड़ दिया, क्योंकि उसे सब कुछ बहुत आसानी से जो मिल जाता था। ऐसा नहीं था कि शांभवी पराग को पसंद नहीं करती थी, पर वह पराग को कभी भी कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं थी, जो कि उसकी अच्छी आदत नहीं थी। उसकी इस आदत के लिए उसकी मम्मी हमेशा उसे डांटा भी करती थी और शादी के बाद भी वह ऐसा ही कुछ कर रही थी। खैर, शादी के कुछ महीनों बाद शांभवी प्रेग्नेंट थी। वह अभी बच्चा नहीं चाहती थी, लेकिन यह बात उसे पहले सोचनी चाहिए थी। अब इस बच्चे को वह अबॉर्ट करना चाहती थी, लेकिन पराग ऐसा नहीं चाहता था। इस वजह से शांभवी और पराग में काफ़ी लड़ाई भी हुई थी। शांभवी के मम्मी पापा ने भी शांभवी को अच्छी डांट लगाई थी। उसके बाद शांभवी बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि शायद उसे भी अपनी गलती समझ में आ गई थी। शांभवी का प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था और शांभवी की मम्मी उसके पास ही आ गई थी। वह देखती थी कि शांभवी बिल्कुल मनमर्जी करती है। पराग उसका इतना ख्याल रखता है, पर उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शांभवी की मम्मी उसे समझाती भी थी, बेटा, तुझे इतना अच्छा पति मिला है, तेरी इतनी कद्र करता है, ऊपर से किसी मामले में तुझसे 19 नहीं है बल्कि 20 ही है, फिर भी तू उसकी कोई कद्र नहीं करती। अगर कोई और लड़की होती तो अपने भाग्य पर इतरा रही होती। इस पर शांभवी इतरा कर बोलती थी, अरे मम्मी, यह भी तो सोचो कि अगर कोई और लड़का होता और उसे मेरे जैसी पत्नी मिली होती तो वह भी तो अपने भाग्य पर इतरा रही होती। शांभवी की मम्मी उसे समझाती भी थी, लेकिन पराग तो तेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, तेरा कितना ख्याल रखता है, तू ही है जो उसकी नाकदरी करती है। सब कुछ तुझे आसानी से मिल गया है ना, इसलिए अच्छी शक्ल सूरत, अच्छी जॉब, अच्छा अमीर पति और अब तुझे बच्चा भी मिलने वाला है। तू भाग्य की तगड़ी है, हर चीज़ तुझे आसानी से मिल जाता है, इसलिए तू किसी भी चीज़ की कदर नहीं करती। जिन्हें हर चीज़ के लिए रगड़ खानी पड़ती है, उनसे पूछो उन्हें एक चीज़ की कितनी कीमत होती है। लेकिन शांभवी को यह सब कुछ समझ में नहीं आता था। खैर, वक्त के साथ शांभवी ने एक बच्चे को जन्म दिया और क्योंकि बच्चा सी सेक्शन से हुआ था तो अच्छी खासी दवाइयाँ भी चल रही थीं। लेकिन पता नहीं क्यों ऑपरेशन होने के बाद से ही शांभवी बहुत हाइपर हो चुकी थी और बात बात पर बहुत गुस्सा करती थी। उसे अपने बच्चे की भी कोई फिक्र नहीं थी। वह सब कुछ अकेले मैनेज नहीं कर पा रही थी। शांभवी की छोटी बहन केशवी के कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए वह भी अपने पापा के साथ कुछ वक्त के लिए दीदी के पास ही आ गई थी। लेकिन फिर भी शांभवी का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था। डॉक्टर से दिखाया गया। डॉक्टर ने उसे पोस्ट प्रेगनेंसी इफ़ेक्ट बोला और कहा कुछ दिनों के बाद शांभवी खुद ही ठीक हो जाएगी। हो जाता है कभी कभी ऐसा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। शांभवी को बात बात पर गुस्सा आता था और वह गुस्से में अपने मम्मी पापा, बहन या फिर पराग किसी को कुछ भी बोल देती थी और अपने बच्चे को भी वह बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही थी। उसके बच्चे का पूरा ख्याल तो उसकी मम्मी या तो केशवी रखते थे और पराग को जब वक्त मिलता था तो वह अपने बच्चे के पास ही रहता था। लेकिन ऐसा कैसे चलता और शांभवी के मायके वाले कितने दिन उसके साथ रहते। अब केशवी का कॉलेज खुलने वाला था और शांभवी के पापा का ऑफिस भी होता था। इस बार उन्होंने काफ़ी लंबी छुट्टी ले ली थी शांभवी के घर में रहने के लिए, लेकिन अब उन्हें वापस जॉब पर जाना था। उनकी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए शांभवी की मम्मी उसे अच्छे से समझाकर उसके पापा और बहन के साथ अपने घर चली गई। लेकिन फिर वही सब कुछ शुरू हो गया। लड़ाई झगड़ा तो अपनी जगह था, लेकिन शांभवी बच्चे का भी ख्याल नहीं रखती थी। वह दिन भर सोई रहती थी। मेड आकर काम करके चली जाती थी। उसने कुक भी लगाया हुआ था जो आकर खाना बनाकर चली जाती थी। शांभवी का काम बस इतना ही होता था कि वह उठकर अपने हाथों से खाना लेकर खा लेती थी और वॉशरूम वगैरह जाती थी। बाकी पूरा वक्त वह सोई ही रहती थी। बच्चे के लिए अलग से उसने नैनी लगा रखी थी जो बच्चे के सारे काम किया करती थी। लेकिन ऐसा कितने दिन चलता और यह ठीक भी नहीं था। अगर कभी पराग शांभवी से इस बारे में कुछ बोलता तो वह बहुत गुस्सा हो जाती और बहुत बुरे तरीके से पराग से झगड़ा करने लगती। पराग उससे बोलता भी,
ऐसा करके तुम अपना ही नुकसान कर रही हो। दिन भर सोए रहने से क्या फ़ायदा। ठीक है, तुम्हें घर के कोई काम नहीं करने, कम से कम खुद को तो एक्टिव रखो। वक्त पर उठा करो, थोड़ा बाहर जाया करो, लोगों से मिला करो। मन करे तो फिर से जॉब ज्वाइन कर लो या फिर वर्क फ्रॉम होम ले लो। ऐसे कैसे काम चलेगा। तो शांभवी और चिढ़ जाती थी और बोलती थी, क्यों, अपनी पत्नी और बेटे का खर्चा तुमसे उठाया नहीं जा रहा। जो तुम अपनी बकवास मुझे सुना रहे हो। उसे समझ में भी नहीं आता था कि पराग यह सब कुछ उसकी भलाई के लिए बोल रहा है, पर उसे कुछ नहीं समझना था और वह नहीं समझी। पराग अपनी परेशानियां किसे बताता। उसकी खुद की मम्मी नहीं थी और उसके पापा भी अपनी जॉब में बिजी रहते थे और दूसरे शहर में थे, और पापा से वह क्या ही कहता। लेकिन यह सब कुछ उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसने दोबारा से शांभवी की मम्मी यानी कि अपनी सास से बात की और सारी बातें उन्हें बताई। यह सब कुछ सुनकर वह हैरान हो गई और बोली, यह शांभवी इतनी आलसी कैसे हो गई। पहले तो ऐसी नहीं थी। हाँ, थोड़ी ज़िद्दी थी, पर अपने सारे काम तो वह खुद करती थी। इस तरह से तो उसके और उसके बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। बच्चे को भी माँ का प्यार चाहिए, जो कि वह दे नहीं रही। सब कुछ बच्चे की नैनी कर रही है और खुद को भी वह आलसी बनाते जा रही है। ऐसे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। शांभवी की मम्मी ने बोला, मेरा तो वहाँ पर जाकर रहना संभव नहीं हो पाएगा। एक काम करो, तुम शांभवी को मेरे पास छोड़ जाओ, मैं उसे कुछ दिनों में ठीक कर दूंगी। शायद अकेले रहने लगी है तो कुछ ज़्यादा ही मनमानी करने लगी है। ऐसे ज़िंदगी थोड़ी ना चलती है। और पराग शांभवी को लेकर उसकी मम्मी के घर चला गया। शांभवी भी खुश थी कि अब बाहर आराम से मम्मी के पास कुछ दिन रहेगी और मम्मी के हाथों अपनी मनपसंद डिश बनवा कर खाएगी और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेगी। लेकिन मायके आकर शांभवी और ज़्यादा आलसी हो गई थी और अब वह अपने कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकलती थी, बल्कि उसे सब कुछ अपने बेड पर चाहिए होता था। अगर उसकी मम्मी और पापा उसे डांटते तो वह उनसे भी लड़ाई करने लगती। हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। शांभवी के मम्मी पापा को समझ में नहीं आ रहा था कि शांभवी इतनी आलसी कैसे होते जा रही है और हद से ज़्यादा जिद्दी भी। उसे किसी से की कोई बात नहीं सुननी होती थी। खैर, कुछ महीनों बाद पराग शांभवी के मायके आया था, क्योंकि अब उसका मन अकेले घर में नहीं लग रहा था। वह शांभवी और अपने बच्चे को लेकर जाना चाहता था। उसने शांभवी से कहा, चलो, हमारा बेटा भी अब 5 महीने का हो चुका है। चलो अब अपने घर चलते हैं। मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा। शांभवी भी खुश थी और वह भी पराग के साथ अपने घर जाना चाहती थी, क्योंकि काफ़ी वक्त से दोनों एक दूसरे से दूर थे, तो थोड़ा खिंचाव तो होता ही है। और फिर शांभवी अपने बच्चे को लेकर पराग के साथ चली गई। उसके मम्मी पापा और बहन भी खुश थे और जाने से पहले शांभवी को बहुत अच्छे से सबने समझाया था कि अब उसे अपना घर अच्छे से संभालना होगा, और उन्हें ऐसा लगा था कि शायद शांभवी समझ गई है। लेकिन अपने घर आने के बाद शांभवी फिर से वैसी ही हरकतें करने लगी और पूरी तरह से आलसी हो गई और मेड के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पराग उसे समझाता था और बोलता था, आखिर तुम इतनी आलसी क्यों हो गई हो, क्या दिक्कत है। इस पर शांभवी कहती थी, शादी से पहला मेरा सबसे बोलना बतियाना होता था। मेरे यार दोस्त थे, मैं हमेशा खुश भी रहती थी और एक्टिव भी। यहाँ तो तुम खुद सुबह ऑफिस चले जाते हो, घर में मेरे और बच्चे के अलावा कोई रहता ही नहीं। इतना छोटा बच्चा मुझसे क्या ही बात करेगा। यहाँ मेरे कोई यार दोस्त भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी। इसलिए मैं दिन भर बेड पर पड़ी रहती हूँ। मेरा कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। वैसे भी यहाँ काम भी कितना ही है। तुम्हारा ब्रेकफास्ट और लंच ऑफिस में ही होता है और डिनर तुम बस घर पर मेरे साथ करते हो, तो मैं किसके लिए यहाँ पर काम करूँ। पराग ने बोला, तो फिर यहाँ पर तो ऐसा ही होगा, या तो तुम थोड़ा बाहर निकलो तो खुद ही तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, या फिर जिम वगैरह ज्वाइन कर लो, या फिर वापस से जॉब ज्वाइन कर लो। ऐसे आलस के साथ तो ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल है। लेकिन शांभवी फिर गुस्सा करने लगती। पराग पराग को अब घर में अजीब सा लगने लगा था। हर वक्त घर में तनाव का माहौल रहता था। हर वक्त शांभवी अपने बेड पर सोई रहती थी। ना वह अच्छे से ड्रेसअप होती थी, ना ही कोई मेकअप करती थी, और ना ही कहीं आना जाना चाहती थी। अगर वीकेंड पर पराग बोलता भी था कि चलो मूवी देख कर आते हैं या कहीं घूम कर आते हैं, तो शांभवी साफ मना कर देती थी और बोलती थी, मेरा शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता, मुझे बिल्कुल मन नहीं करता बाहर निकलने का। ऊपर से बच्चा, उसे साथ लेकर जाना पड़ेगा, तो उसकी अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। मेरे से यह सब कुछ नहीं होगा। पराग बोलता भी था कि बच्चे को मैं संभाल लूँगा, तुम खुद तैयार हो जाओ। लेकिन शांभवी साफ मना कर देती थी और बोलती थी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ भी करने का, और वापस से बेड पर सो जाती थी। पराग से वह बात भी नहीं करती थी।
पराग ऑफिस से आकर खुद अपना डिनर लेकर खाता था और अगर शांभवी को भूख लगती तो वह अपना खाना निकाल कर खा लेती। इस तरह के हालात हो गए थे घर में। एक दिन परेशान होकर पराग ने अपने ससुराल फ़ोन करके शांभवी के मम्मी पापा से आखिर बोल ही दिया कि इस तरह से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरा तो घर आने को दिल ही नहीं करता। शांभवी को मुझसे कोई मतलब ही नहीं और ना ही अपने बच्चे से। उसे तो बस दिन भर सोना है या फिर लेटे लेटे मोबाइल देखना है और कुछ नहीं करना। ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे अब अजीब सी बेचैनी होने लगी है। यह सब कुछ सुनकर शांभवी के घर वाले समझते थे कि पराग कुछ गलत नहीं बोल रहा है। वह शांभवी को फ़ोन पर समझाते भी थे तो शांभवी उनसे भी लड़ने लगती थी और फिर पराग का जीना मुश्किल कर देती थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही मायके में मेरी ही शिकायत करने की। शांभवी दिन ब दिन हाइपर होती जा रही थी, जिसकी वजह से बच्चे की मेड भी काम छोड़कर चली गई थी क्योंकि वह उसे भी कुछ भी बोल देती थी और दूसरी मेड मिल नहीं रही थी। बच्चा शांभवी से संभाला नहीं जा रहा था, जो कि पराग से देखा नहीं जा रहा था। बच्चे की बहुत नाकदरी कर रही थी शांभवी। बच्चा रोता रहता था लेकिन वह उसे दूध बनाकर नहीं देती थी। बच्चा करीब 7 महीने का हो चुका था और घुटने के बल चलने भी लगा था, लेकिन शांभवी भी बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी और अक्सर बच्चा थोड़ा बहुत इधर उधर करके चोट लगा लिया करता था, जो कि खतरनाक भी हो सकता था। पराग चाहता था कि शांभवी की मम्मी कुछ दिनों के लिए वहां आकर उसके बच्चे को संभाल ले, लेकिन ससुर जी का भी ऑफिस होता था तो यह संभव नहीं था। इसलिए दोबारा से शांभवी को उसके मायके भेज दिया गया था क्योंकि पराग बच्चे के मामले में रिस्क नहीं ले सकता था। मायके में केशवी और उसकी मम्मी ने बच्चे को अच्छे से संभाल लिया था और बच्चा भी अब खुश था और थोड़ा तंदुरुस्त भी हो रहा था। शांभवी तो उसे ढंग से खाना पीना भी नहीं देती थी, पर यहाँ पर उसकी मम्मी और केशवी उसका पूरा ख्याल रखते थे। इतने दिनों के बाद शांभवी में कोई बदलाव नहीं आया था। वह वैसी की वैसी ही आलसी थी, बल्कि और ज़्यादा आलसी हो गई थी। अब तो वह और देर तक सोती थी। अपने बच्चे की अब उसे थोड़ी सी भी फिक्र नहीं थी क्योंकि उसके मम्मी पापा और बहन जो थे उसे देखने के लिए। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। शांभवी को डॉक्टर से भी दिखाया गया था, लेकिन ऐसी कोई परेशानी थी नहीं उसे, सब कुछ ठीक था। वह बस आलसी होती जा रही थी। अब पराग भी कितने दिन अकेले रहता। बच्चा 1 साल का हो चुका था, लेकिन शांभवी में थोड़ा भी सुधार नहीं हुआ था। पराग एक बार फिर शांभवी को लेने उसके घर आ चुका था और उसने अपने सास ससुर से बोला कि अब वह अपने बीवी बच्चे को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। उसने बोल तो दिया था, लेकिन वह शांभवी के हालात देख रहा था। दिन के 12 बजे तक सोई रहती थी वह। उसके बाद उठकर सीधा फ्रेश होकर लंच करती थी और फिर सो जाती थी। ना बालों में कंघी करती, ना ढंग से कपड़े पहनती थी। दिन भर नाइट सूट में रहती थी। बहुत अजीब सी हो गई थी शांभवी और पराग को समझ में आ गया था कि अगर वह उसे लेकर जाएगा तो हालात और बेकार हो जाएंगे, क्योंकि अब तो बच्चा अपने पैरों पर भी चलने लगा था और उसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत थी। और जो औरत खुद का ध्यान नहीं रख पा रही थी वह बच्चे का क्या ही रख पाती। शांभवी को बस एक ही चीज़ आती थी, खाना और सोना, और इस वजह से वह काफ़ी मोटी भी हो चुकी थी, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस बार भी उसके और पराग के बीच में इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ और शांभवी ने काफ़ी कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया पराग को। साथ ही साथ यह भी बोल दिया कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि हम 2 बहनें ही हैं और मेरे मम्मी पापा के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। तुमने बस मेरी प्रॉपर्टी का लालच में मुझसे शादी की होगी, तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है। सुनकर पराग बहुत गुस्सा हो गया और उसने भी बोल दिया, मैंने तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त की, लेकिन इस बार तुमने सारी हदें पार कर दी। खुद को समझती क्या हो तुम? हो क्या तुम किसी मामले में मुझसे आगे नहीं हो, फिर भी इतने घमंड में रहती हो। और रही प्रॉपर्टी की बात, तो प्रॉपर्टी मेरे पापा के पास भी कम नहीं है, यह बात तुम भी जानती हो। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी पर नज़र लगाने की। लेकिन शांभवी कहाँ चुप होने वाली थी और उसने बोल दिया, हाँ तो अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है तो उसे तो और ज़्यादा प्रॉपर्टी जमा करने का लालच होता है, इसमें उसका नुकसान थोड़ी ना है। क्यों झूठ बोल रहे हो? साफ साफ कहो ना। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ की आधी प्रॉपर्टी तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब पराग के बर्दाश्त के बाहर हो गया था और उसने बोला, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखो, मुझे बस मेरे बेटे से मतलब है। जब से शादी हुई है तुमने कभी मेरी कोई इज्जत नहीं की, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन अब तुमने सारी हदें पार कर दी हैं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो शांभवी ने भी गुस्से में बोला, हाँ हाँ, तो मैं भी तुम्हारे साथ कौन सा रहना चाहती हूँ। मैं तो खुद तुमसे परेशान हो गई हूँ। ऊपर से यह बच्चा तुमने मेरी गोद में डाल दिया। मेरे अकेले का बच्चा नहीं है यह, और मैं इसे नहीं पाल सकती। बताओ
क्या करें, अपना बच्चा लेकर जाओ। यह सब कुछ सुनकर शांभवी के मम्मी पापा भी परेशान हो गए और उन्होंने पराग से बोला, बेटा, शांभवी तो कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं है, कम से कम तुम तो समझदारी दिखाओ। लेकिन पराग को भी आज बहुत गुस्सा आ चुका था और उसने बोला, मम्मी जी, पापा जी, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अब मैं शांभवी की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं किस गुमान में जीती है वह, अब मैं उसके साथ ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं निभा सकता, कहकर पराग वहाँ से चला गया। सच में शांभवी हद से ज़्यादा बदतमीज़ हो चुकी थी। अब उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वह दिन भर अपने कमरे में सोई रहती, या तो टीवी देखती या तो मोबाइल। अपने बच्चे से भी उसे कोई मतलब नहीं था। उसके बच्चे को भी ज़्यादातर वक्त केशवी ही देखती थी, क्योंकि अब उसका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया था और पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। इस बार कुछ दिनों के बाद पराग की तरफ से तलाक का नोटिस आ चुका था, जिसे देखकर शांभवी के घर में सब हैरान थे और उन्होंने पराग से फ़ोन पर बात की। पर पराग ने साफ बोल दिया कि अब वह किसी भी कीमत पर शांभवी के साथ रिश्ता नहीं निभा सकता, लेकिन अपना बच्चा वह अपने पास ही रखना चाहता है। शांभवी तो अपने गुमान में चूर थी और उन दोनों की आपसी सहमति से तलाक हो गया और बच्चा शांभवी ने खुद ही पराग के हवाले कर दिया, यह बोलकर कि मेरे बस की बात नहीं है बच्चे को संभालना। शांभवी ने अपनी जिद और आलस में अपना बसा बसाया घर तोड़ दिया था। पराग बच्चे को लेकर जा चुका था, पर इतने छोटे बच्चे को संभाल पाना बिल्कुल आसान नहीं था। पराग ने बच्चे के लिए नैनी हायर कर ली थी, लेकिन वह बच्चे को संभाल नहीं पाती थी, क्योंकि बच्चा बहुत वक्त तक अपने नानी के घर में था और ज़्यादातर वक्त केशवी ने ही उसका ख्याल रखा था। तो बच्चा अपनी मौसी को याद करके बहुत रोता था। परेशान होकर पराग ने शांभवी की मम्मी को फ़ोन किया और बोला, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, पता नहीं मेरे बच्चे के नसीब में क्या है। इसकी खुद की माँ इसे पालना नहीं चाहती और यह किसी नैनी से संभलेगा नहीं। शायद दिन भर आप लोगों को याद करके रोता है। शांभवी के मम्मी पापा के कहने पर पराग बच्चे को लेकर वहाँ आ चुका था। केशवी को देखते ही बच्चा उसकी गोद में जाने के लिए रोने लगा था और केशवी ने भी झट से उसे अपनी गोद में उठा लिया था। आखिर इतने दिनों से केशवी ने तो इसे पाला था। बच्चा केशवी को छोड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि उसे माँ का प्यार शांभवी ने नहीं दिया था, केशवी ने दिया था। शांभवी को अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वह तो पराग का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी और अपने कमरे में चुपचाप पड़ी हुई थी। बच्चा केशवी की गोद में मज़े से सो गया था। पराग बोल रहा था, मम्मी जी, आप कुछ दिन और मेरे बच्चे को संभाल लीजिए, या थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे ले जाऊंगा। अभी तो यह संभाले नहीं संभल रहा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पराग की परेशानियां केशवी और उसके मम्मी पापा समझ रहे थे। नहीं समझ रही थी तो बस शांभवी, और उसने फिर एक तगड़ा सा टॉन्ट पराग को मार ही दिया। अरे वाह पराग, जब देखा कि अब तो शांभवी ने भी तलाक दे दिया और बच्चा भी तुम्हारे सर पड़ गया, तो फिर बच्चे का बहाना लेकर दोबारा इस घर में घुसना चाहते हो ताकि यहाँ की प्रॉपर्टी हड़प सको। आखिर दिखा दिया ना अपना लालच। सुनकर पराग हैरान हो गया कि शांभवी इतना घटिया कैसे बोल सकती है, वह भी अपने खुद के बच्चे के लिए। इस बार केशवी ने भी शांभवी को डांट दिया और बोला, दीदी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी खुद की औलाद है, इसे प्यार देने की जगह इसके पापा को ताने मारने में लगी हो। अपने बच्चे की हालत नहीं देख रही? तो शांभवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आज शांभवी के पापा को बहुत फ़र्क पड़ चुका था और उन्होंने पराग से बोला, बेटा, यह शांभवी तो शुरू से बहुत ज़िद्दी और बिगड़ैल और घमंडी है, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि अपने जिद और घमंड में यह अपना ही घर तोड़ लेगी और उसके बाद भी इसे इस बात का कोई गम नहीं होगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह सब इस जिद्दी घमंडी और आलसी लड़की के कारण हुआ है। इसका फल तुम और तुम्हारा बेटा भुगत रहे हो, लेकिन इसे अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बेटे का दर्द देखकर हमारा दिल रोता है। देखो कैसे अपनी मौसी के गोद में सुकून से सोया है, लेकिन उसे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ रहा। बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, इसने तो अपनी खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर ही ली है, साथ ही साथ तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, पूरा जीवन अकेले काटना मुश्किल है। तुम आज नहीं तो कल दूसरी शादी ज़रूर करोगे, और फिर जब जो सौतेली माँ बच्चे के सिर पर आ जाएगी तो इसका और बुरा हाल हो जाएगा, और इसकी अपनी माँ को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम केशवी से शादी कर लो। केशवी बच्चे को अच्छे से संभाल लेगी और हमेशा उसे माँ का प्यार भी देगी, कभी उसके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करेगी। यह सब सुनकर केशवी हैरान हो गई और बोली, पापा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस पर केशवी की मम्मी ने बोला, मुझे नहीं लगता तेरे पापा कुछ गलत बोल रहे हैं, और पराग में कहीं से कोई कमी नहीं है। तू भी अच्छे से जानती है, पराग जैसा जीवन साथी नसीबों से मिलता है। तेरी बहन उसकी कदर नहीं कर पाई, लेकिन हमें पता है तू अपना घर परिवार बहुत अच्छे से संभाल लेगी, और अब शांभवी और पराग का तलाक हो चुका है,
लेकिन हम नहीं चाहते उसके बेटे के सर पर सौतेली माँ का साया आए। बेटा, तू पराग के साथ हमेशा खुश रहेगी। इतने दिनों हमने पराग को देखा है और तू भी उसे अच्छे से जानती है। तू शादी के लिए हाँ कर दे। शांभवी कमरे में बैठी सब सुन रही थी और उसने दोबारा ताना मारा, वाह पराग, आज मेरे से बात नहीं बनी तो मेरी बहन को फंसा लिया। अब तो मान लो तुम्हारी नज़र इस घर के प्रॉपर्टी पर है। इस बार शांभवी के पापा ने उसे बहुत ज़ोर से डांटा और बोला, अपना जीवन तो खराब कर ही लिया है, अब क्यों अपने बेटे का जीवन भी खराब करना चाहती हो कि उसके सर पर सौतेली माँ का साया आ जाए और वह पूरा जीवन कष्ट भोगे। अगर हम तुम्हारे बेटे के भविष्य के बारे में कुछ सोच रहे हैं तब भी तुम्हें दिक्कत है। अपने पापा की डांट सुनकर शांभवी शांत हो गई थी और जाकर चुपचाप अपने कमरे में सो गई, जैसे कि वह करती आई थी। केशवी के मम्मी पापा ने उसे अच्छे से समझाया। पराग भी इस शादी के लिए तैयार नहीं था, पर जब केशवी के मम्मी पापा उसे समझा रहे थे तो पराग और केशवी ने उनका यह फैसला मान लिया। अगले दिन केशवी और पराग की मंदिर में शादी कर दी गई। शांभवी को कोई फर्क नहीं पड़ा। केशवी अब शांभवी के बेटे के साथ पराग के घर में उसकी पत्नी बनकर जा चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी फ़िलहाल यहीं तक। कहानी को एक मोड़ देकर यहाँ समाप्त कर दिया गया है, पर अगर आप चाहते हैं तो इस कहानी का दूसरा भाग भी आएगा जो कि बहुत ज़बरदस्त होगा। अगर आपको इस कहानी का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।